हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हम जिस किराए के मकान में रहते थे, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। एक छोटी बेटी थी जिसे सारा दिन मेरी अम्मा संभालती थी। जब मकान मालिक का रिश्ता मेरी बेवा माँ के लिए आ गया, मैं बड़ी परेशान थी, वरना मोहल्ले वाले क्या कहते। तभी मैंने मौका का फायदा उठाकर मकान मालिक पर इल्जाम लगा दिया कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की और वो मेरी माँ से शादी भी मेरी वजह से करना चाहता है। ये सुनते मोहल्ले वालों ने उसे बहुत मारा, लेकिन मुझ पर कयामत तब टूटी जब मेरी माँ ने इज्जत बचाने मेरी शादी उसी मालिक मकान। नताशा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। नताशा का वालिद किसी होटल में कुक था। जिस मकान में वो लोग अभी अभी शिफ्ट हुए थे, इनके मालिक मकान दो मियाँ बीवी और एक छोटी सी 2-2.5 साल की एक बेटी थी। मियाँ की उम्र तकरीबन 40 के करीब थी और बीवी की उम्र 30 के करीब थी। नताशा को बच्चे बहुत पसंद थे। नताशा 12 क्लासें पढ़कर तालीम को खैर आबाद कह चुकी थी। अकलौती होने की वजह से वो वालिदैन की लाडली भी थी। मालिक मकान की बीवी अक्सर बीमार रहती थी और नताशा की माँ उसकी बच्ची को सारा दिन संभालती रहती। मालिक मकान ने नताशा की माँ से कहा कि आप लोग हमें खाना दे दिया करें और किराया ना दिया करें। आप लोग मेरी बच्ची को संभालते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। मैं खाने के पैसे आप लोगों को अलग से दिया करूँगा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। नताशा की माँ सुगड़ और सलीकामंद औरत थी, जो शोहर की महदूद आमदनी में भी गुजारा चला लेती थी। नताशा को माँ पर अक्सर गुस्सा आता रहता। वो समझती कि माँ हर वक्त कंजूसी करती रहती है। इसे माँ की हरकतों से शर्मिंदगी होती कि माँ बाजार जाती और छोटे छोटे आलू लेती, छोटा छोटा प्याज खरीदती, इतनी मेहनत इन पर करती और इन आलू की मुख्तलिफ तरीकों से मजेदार चीजें बनाती कि दिल करता खाते ही जाएं। इन आलूओं की कभी कबाब बना लेती, साथ चटनी सलाद बनाती कि खाने का लुत्फ आ जाता। कभी मुर्गी की टांग ले आती, इनका सूप निकाल कर कोई दाल चना वगैरह पकाती तो वो चीज़ मज़ेदार हो जाती। टूटे चावल लेकर आती, इससे मुर्गी की टांगों का पुलाव पकाती। तो नताशा, जो पहले मुर्गी की टांगे देखकर नाक भुएं चढ़ा रही होती, जब खाना बनकर तैयार होता तो वो मज़े ले लेकर खाती। लीमू लाती, उनका रस निकालकर बर्फ के सांचों में डाल देती। जब नताशा के वालिद आते तो उन्हें जूस बना कर देती। इन लीमू के छिलकों का अचार डाल देती। नताशा कहती, अम्मी इन छिलकों को तो फेंक दो। मटर मंगवाती तो इसके छिलकों को बारीक बारीक काट कर सालन बना लेती। गोभी लाती तो इसके टंडर और मूली के पत्तों को भी न फेंकती, इनका भी सालन बना लेती। उसका शौहर हैरान होता कि इतनी कम आमदनी होने के बावजूद वो कैसे खर्चा पूरा करती है। कभी उसे कम आमदनी के ताने नहीं देती, गुर्बत का रोना नहीं रोती। नताशा को माँ की इन बचतों से कोई लेना देना ना होता। वो देखती कि माँ रिश्तेदार औरतों को बाजार से चीजें ला कर देती, इतनी गर्मी धूप में जाती और इनकी बताई हुई चीजें सारे बाजार से ढूंढ कर खरीदती। लोकल जाती और कभी शोहर के साथ बाइक पर इनके घरों में देने जाती। ऐसी रिश्तेदार औरतें जो बाजार जाने से कतराती थी, उससे चीजें मंगवाती तो वो उसमें से कुछ कमीशन कमा लेती और इससे उजरत पर अचार डलवाती तो वो इतनी मेहनत से डालती और पैसे कमाती। थोड़े बहुत रिश्तेदारों के कपड़े भी सीकर पैसे कमाती। अपनी बेटी नताशा को बाजार से सस्ते कट पीस लाकर प्यारे डिजाइन बनाकर पहनाती कि सब रिश्तेदार औरतें तारीफ करती और फिर इससे बनवाती। बच्चे हुए कपड़ों से मालिक मकान की बेटी को प्यारे प्यारे फ्रॉक सी कर देती तो वो बहुत खुश होते और बहुत शुक्रिया अदा करते। छोटा सस्ता लहसुन लाकर हांडी पकाते वक्त इसे जितना जरूरत हो छिलकों समेत धोकर पीस लेती या पानी डालकर ग्राइंड कर लेती तो इस पानी को छान कर हांडी में डाल देती। नताशा कभी तो माँ के इन बचत के तरीकों पर हैरान भी होती और उसे दुख भी होता कि माँ कितनी मेहनत करती है। गर्मियों में कच्चे आमों का जूस चटनी डालकर मेहमानों को और घर वालों को बना कर देती। जब से मालिक मकान ने खाने का बोला था, वो उनको अब हर चीज भेजने लगी। जूस वगैरह पी कर वो बहुत खुश होते। सस्ते फ्रूट ला कर इनके जूस निकाल कर देती या फ्रूट चाट बना कर देती। कुछ खानदान की औरतें इसकी इन बचत के तरीकों का मजाक भी उड़ाती, मगर उसे किसी की भी परवाह न होती। शौहर इसकी तारीफें करता न थकता। वो कहता कि मैं भी कुक हूँ, मगर जो जायका मेरी बीवी के हाथों में है वो दुनिया में किसी के हाथों में नहीं। नताशा 18 साल की हो चुकी थी। वो बच्ची के साथ खेलती रहती, इसकी गुड़िया के कपड़े सीती और इसके बर्तनों से खेलती। माँ कहती, तुम इसको नहीं खिला रही होती बल्कि खुद खेल रही होती हो। नताशा की माँ ऊपर खाना देने जाती तो उसकी बीवी बहुत खुश होती और बहुत शुक्रिया अदा करती कि तुम इसकी बच्ची का बहुत ख्याल रखती हो। वो कहती, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरे बाद भी इसका ख्याल रखोगी? नताशा की माँ उसे तसल्ली देती कि तुम्हें कुछ नहीं होगा
और बच्चे की फिक्र न करो, मैं सारी जिंदगी इसका ख्याल रखूंगी। वह ममनून नजरों से उसे देखती और शुक्रिया अदा करती। नताशा माँ से कहती, अम्मी बच्चे को रात को क्यों ऊपर वापस भेज देती हो? आंटी बीमार हैं और अंकल उसे कैसे देखते होंगे, रात को भी रख लिया करें। माँ जवाब देती, रख तो लूं पर वो खुद ही ले जाते हैं। मालिक मकान की बेटी बड़ी हो रही थी। नताशा उसे माँ की हदायत पर लिखना पढ़ना सिखाती। वो बहुत ज़हीन बच्ची थी, बहुत शौक से पढ़ती। नताशा को माँ डांट डांट कर घरदारी सिखाने लगी और वो बेदिली से सीखती। माँ को इसकी शादी की फिक्र लगी रहती। शोहर से कहती कि इसके लिए कोई रिश्ता तलाश करो। वो कहता, आगे पीछे कहा तो हुआ है, मगर लोग जहेज का लालच करते हैं, क्या करें? वो ठंडी सांस भरकर बोला। माँ कहती, हमारी बेटी कितनी खूबसूरत सी गोरी चिट्टी है, मगर खानदान में जहेज के लालच में ऐसी काली कलोटी लड़कियां ब्याह कर ला रहे हैं, मगर मेरी बेटी की तरफ किसी की नजर करम नहीं होती। शोहर तसल्ली देता कि फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। नताशा को ऊपर से कुछ शोर शराबे की आवाज आई। वो और उसका शोहर ऊपर भागे कि मालिक मकान के रोने की आवाजें आ रही थी। जब नताशा समेत उसके वालिदैन ऊपर पहुंचे तो अपनी बीवी के पास बैठा रो रहा था। उन्हें देखकर और ऊंचा रोते हुए नताशा के बाप के गले लगकर धाड़े मार मार कर रोते हुए बोला, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। बच्ची भी डर कर रो रही थी। नताशा उसे बहलाने लगी। नताशा की माँ रोते हुए बोली, एक बार डॉक्टर को बुलाकर चेक कर लें। नताशा की माँ इन लोगों के मोबाइल और लैपटॉप और कीमती चीजें बेटी से बोली, इनको अलमारी में रख दो। और इन लोगों के जब कपड़े प्रेस करके लाती थी तो अलमारी में वही रखती थी। नताशा चीजें समेटने और संभालने लगी। उसका शौहर बीवी के पास बैठा रोता रहा। थोड़ी देर के बाद नताशा का बाप डॉक्टर को ले आया। साथ शोर सुनकर मोहल्ले की औरतें मर्द जमा होने शुरू हो गए। डॉक्टर ने कहा, ये 2 घंटे पहले की फोत हो चुकी हैं। मालिक मकान फिर बुरी तरह रोने लगा। मर्द उसे पकड़कर नीचे ले गए। गली में नताशा के बाप ने टेंट और कुर्सियों वगैरह का इंतजाम किया। नताशा की मां ने अपनी जमा पूंजी शोहर के हवाले की। मालिक मकान मुसलसल रोता रहा। इसके मोबाइल से उसके रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया गया। नताशा की मां ने शोहर से कहा कि इसकी डेड बॉडी को नीचे रखा जाए ताकि ऊपर इसके घर को लॉक कर सकें। ऐसा ही किया गया। आस पड़ोस ने अपनी बैठक मेहमानों के लिए खोल दी। नताशा के बाप ने अपने शोर से पके पकाए खानों का भी इंतजाम कर लिया। कुल तक औरतें आती रहीं और कुल के बाद सब अपने घरों को वापस चले गए। जिंदगी मामूल पर आ गई। नताशा बच्ची को अपने पास सुलाती। उसको माँ के मरने से चंद दिन पहले स्कूल दाखिल करवा दिया था। नताशा उसे होमवर्क कराती, खाना खिलाती, इसके साथ खेलती। बच्ची ज्यादातर इन लोगों के पास रहती थी, इसलिए इन लोगों से मानूस थी। वो माँ को याद न करती। मालिक मकान, जिसका नाम जबरान था, वो नताशा के बाप का बहुत शुक्रिया अदा करता रहा और कहने लगा कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया और अभी तक दे रहे हैं। मेरे रिश्तेदार से कुछ जुबानी कलामी पूछते रहे कि किसी हेल्प की जरूरत है तो बताओ। कुछ ने रकम ऑफर की, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया। मगर आप लोगों ने बगैर ऑफर किए खामोशी से सारे मामलात संभाल लिए और मुझे कुछ भी न करने दिया। आप लोगों ने अपनी जमा पूंजी भी सारी लगा दी। भाभी बहुत मेहनत करती हैं, मगर उन्होंने अपनी मेहनत का पैसा लगाने में 1 मिनट भी देर न की। आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ा होगा, इसने कुछ रकम उन्हें देने की कोशिश की, मगर नताशा के वालिदैन ने लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बस बेटी की शादी के लिए थोड़े बहुत जोड़ कर रखे हुए थे। जबरान बोला, आज से आपकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। नाश्ता वो लोग तैयार कर देते, उसे नाश्ता करवा देते। उसका नाश्ता उसको कभी नताशा दे आती और कभी वो सीढ़ियों में आ जाता तो उसे पकड़ा देते। वो नाश्ता करके तैयार होकर अपनी बेटी को बाइक पर स्कूल छोड़ने चल पड़ता। वापसी पर नताशा मोहल्ले के रिक्शे में लेने चली जाती, क्योंकि वो लेट आता था। स्कूल इतना दूर भी न था, इसलिए उसने वापसी का रिक्शा लगवा दिया था। कभी कभार नताशा के वालिद जिब्रान के पास ऊपर चले जाते और उसके पास गपशप लगाते और दूसरी शादी का मशवरा देते। वो कहता, मेरी बच्ची को सौतेली माँ न जाने कैसा रखे। वो समझाते कि सारी सौतेली माएँ बुरी नहीं होती, कुछ तो माँओं से बढ़कर बच्चों को चाहती हैं। नताशा के अब्बू बीवी से मशवरा करते कि अगर तुम मानो तो हम अपनी नताशा का रिश्ता इसको दे देते हैं, बहुत नेक और सुलझा हुआ इंसान है। वो कहती, उम्र का बहुत फर्क है, फिर शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। दुनिया ताने देगी कि अपनी कंवारी बेटी एक शादीशुदा को दे दी है। वो कहते, दुनिया का क्या है, 4 दिन बातें बनाएगी फिर खुद ही चुप हो जाएगी। मगर नताशा की माँ कहती, कौन सा हमारी बच्ची की उम्र निकली जा रही है जो हम इतनी बड़ी उम्र वाले शख्स को बेटी दे दें। जबरान की बीवी को फोत हुए 1 साल का अरसा बीत चुका था। जबरान बाहर मस्जिद नमाज पढ़ने जाता तो वहां पर मौजूद कुछ लोग उसे दूसरी शादी का मशवरा देते। वो उनको भी वही जवाब देता। जबरान प्रॉपर्टी का कारोबार करता था।
साथ उसने एक मोबाइल शॉप रखी हुई थी। बड़ी दुकान थी, आधे हिस्से में प्रॉपर्टी का काम करता और आधे हिस्से में मोबाइल शॉप रखी हुई थी। 2 लड़के इस शॉप पर हर वक्त मौजूद रहते। दोनों भाई थे और बहुत मेहनती और ईमानदार थे। जिब्रान को नताशा का बाप कहता कि आप लंच घर से ले जाया करो। वो कहता, नहीं भाभी, पर पहले ही मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी डाल रखी है और ऊपर से उनके सर पर इतने काम का बोझ भी होता है, तो मेरे साथ 2 लड़के भी होते हैं, वो खाना करीबी होटल से ले आते हैं। मुझे इधर खाने का कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो। नताशा की माँ जिब्रान की बीवी के साले सवाब के लिए ख़त्म वगैरह करवाती रहती। इसकी बीवी का कब्रिस्तान पैदल करीब ही था। नताशा की माँ जिब्रान की बेटी और नताशा को लेकर जब मौका मिलता वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाती रहती और इसकी बेटी को बताती कि ये तुम्हारी माँ की कब्र है। नताशा और उसकी माँ दिन के कामकाज के बाद थोड़ी देर बच्ची को लेकर आराम करती थी। माँ ने नताशा से कहा, उठकर चाय बनाओ और बच्ची को दूध का कप डाल दो। वो चाय पी चुकी तो नताशा ने बर्तन धो कर रखे। इसकी माँ की कमर में शदीद दर्द हो रहा था। नताशा ने माँ से पूछा, अम्मी अब दर्द कैसा है? वो बोली, अभी बहुत हो रहा है। इतने में उसकी माँ का फोन बजा। नताशा ने उठाया कि अब्बू का होगा। माँ के कमर दर्द का पूछ रहे होंगे, मगर आवाज़ किसी और की लगी। नताशा ने स्पीकर ऑन करके माँ को पकड़ा दिया। माँ से बोली, अब्बू नहीं, कोई और बोल रहा है। माँ ने हैरत से आहिस्ता से नकाहत भरी आवाज़ में पूछा, जी? वो बोला, आपके शौहर को दिल का अटैक हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नताशा ने भी सुन लिया था। फोन उनके हाथ से गिर पड़ा और माँ तड़प तड़प कर रोने लगी। बेटी माँ के गले लगकर धाड़े मारने लगी। बच्ची इनको देख कर रोने लगी। आस पड़ोस शोर सुनकर जमा हो गए। नताशा ने किसी तरह रोते धोते जिब्रान को फोन कर दिया कि अंकल अब फोत हो चुके हैं। वो ऊंचा सा क्या बोला। जिब्रान नताशा के बाप के काम वाली जगह पहुंचा तो एम्बुलेंस तैयार थी और वो लोग इसके घर के एड्रेस पर पहुंचाने जा रहे थे और जिब्रान ने इनसे मिलकर अपना तारुफ करवाया कि ये मेरे भाई हैं। इसके रोने धोने से वो लोग यही समझे कि ये वाकई इसका भाई है। वो इसे तसल्ली देने लगे। जिब्रान ने ही सारे कफन दफन का इंतजाम किया। नताशा ने सब रिश्तेदारों को फोन कर दिया था। नताशा की माँ और नताशा गम से निढाल थे। बच्ची डर कर नताशा के साथ चिपकी हुई थी। सारी रात उनका जनाजा रखा गया। अगले दिन 10 बजे उनको दफनाया गया। नताशा की माँ बच्ची को रात को नताशा को खाना खिलाने का बोली। जिब्रान को अपनी बच्ची की फिक्र लगी हुई थी कि वो रात को भूखी रहेगी, मगर जब वो किसी काम से अंदर आया तो नताशा उसे अपने आंसू साफ करते हुए खाना खिला रही थी। रात को उसके साथ बैठी उसे सुला रही थी। वो दिल में सोचने लगा कि इस गम में भी वो मेरी बेटी को भूले नहीं, उसे भूखा सुलाया नहीं। वो खुद दोनों औरतों को कुछ खाने का कह रहे थे, मगर वो इनकार कर रही थी। नताशा की माँ और बेटी जनाजे के वक्त बिलक बिलक कर रो रही थी और कह रही थी कि अब हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे। इनके दुख पर सब दुखी हो रहे थे कि अब दोनों का सरपरस्त कोई न रहा। सब अफसोस के साथ कहते, अब इन बेचारियों का क्या होगा। दूसरों की बातों से दिल बर्दाश्ता होती रहती। पूरी इद्दत में जिब्रान उनका खर्चा उठाता रहा। नताशा की माँ जिब्रान से पर्दा करती रही। उसने कहा, मैं ताहयात आप लोगों का खर्चा उठाऊंगा। आप लोग मेरी बेटी को जिस मोहब्बत से पाल रहे हैं, इसका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। वो पूरे महीने की ग्रॉसरी, बिजली वगैरह के बिल, हर चीज़ बहुत जिम्मेदारी से अदा करता। सौदे में ऐसी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेकर आता कि नताशा बहुत खुश होती। नताशा ही उसे खाना पकड़ाती। जब वो आता तो बच्ची को ऊपर मिलने बुला लेता। उसने कपड़े जूतों के लिए अलग से रकम देना चाही, मगर नताशा की माँ ने लेने से इनकार कर दिया। वो घर पर स्वेटर्स वगैरह बुनकर एक फैक्ट्री का ऑर्डर पूरा करने लगी। वो भी उसे किसी मोहल्लेदार औरत ने ला कर दिया था कि चलो इनका खर्चा निकल सके। जहाँ इनका शौहर काम करता था, इन लोगों ने उससे कुछ रकम भेज दी। उन्हीं से वो अपने कपड़े जूते पूरे करने लगी, बल्कि जिब्रान की बेटी के भी पूरे करती। जिब्रान इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब वो मस्जिद जाता, अहले मोहल्ला उसे बेवा से शादी करने का कहते। वो कहता कि हम लोग आप लोगों को जानते हैं, वरना इस तरह आपकी बीवी के बगैर और वो शोहर के बगैर एक छत के नीचे नहीं रह सकते। उसने कहा कि आप मेरी मदद के लिए किसी औरत को भेजकर इनसे निकाह की दरख्वास्त करें, मैं इनकी बेटी की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। मोहल्ले वालों ने एक औरत को नताशा की माँ के पास भेजा। वो स्वेटर्स बुन रही थी। नताशा बच्ची के साथ लेटी मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी। उसको जिब्रान ने एक टच मोबाइल खरीद कर दिया था और नेट पैकेज भी करके दिया। तब से वो अब इसमें बिजी रहती और खाने की तरकीबें भी नोट करके पकाती रहती और बच्ची को इस पर कार्टून चैनल भी दिखाती रहती। बच्ची भी बहुत खुश होती और बाप को बताती कि नताशा आपी ने मुझे कार्टून डाउनलोड करके दिए हैं। वो बहुत खुश हुआ करते कि इसकी बच्ची का कितना दिल से ख्याल रखते हैं।
वो औरत इस मोहल्ले की एक मुअज़्ज़ज़ खातून कहलाती थी। अमीर थी। इसका आना नताशा की माँ को चौंका गया। माँ ने नताशा को आवाज़ दी। इसने आकर सलाम किया। माँ ने उसे इशारे से चाय बनाने का कहा। वो जूस लेकर आ गई तो वो औरत बोली, आज तो मैं आपके घर से चाय पी कर जाऊंगी, क्योंकि मैंने आज नताशा की माँ से बहुत अहम बातें करनी हैं। अहम का लफ्ज़ सुनकर नताशा के कान खड़े हो गए और उसने चाय बनाने के दौरान कान इन बातों की तरफ लगाए रखे। नताशा की माँ काम छोड़कर इसके सामने बेड पर बैठ गई। वो औरत पहले इधर उधर की बातें करती रही। नताशा चाय बना कर ले आई, साथ बिस्किट, निम्को, केक वगैरह। अब हर वक्त घर में मौजूद रहते, जूस वगैरह भी पड़े रहते। जब नताशा चाय लेकर आई, साथ लवाजमात भी लेकर आई, तो वो औरत बोली, मैंने तो सिर्फ चाय का कहा था, आप लोगों ने इतना तकल्लुफ कर दिया। नताशा की माँ जवाब में बोली, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। नताशा इंतजार में थी कि वो क्या जरूरी बात करने आई है, मगर अभी तक उसने कोई ऐसी बात न की थी। उसने सोती हुई बच्ची को प्यार से देखा और हल्का सा उसके मुंह पर बोसा दिया। दिन ब दिन वो इसकी जान होती जा रही थी। उसके बगैर तो वो रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो सोचने लगी, अगर माँ ने उसकी शादी कर दी तो वो इसके और माँ के बगैर कैसे रहेगी। माँ को हर वक्त उसकी शादी की फिक्र लगी रहती थी। उसने पास मोहल्ले के स्कूल में टीचिंग करनी चाहिए, मगर माँ ने इजाजत न दी। माँ ने कहा कि वो जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती हैं। नताशा मोबाइल लेकर बैठ गई और सोचने लगी कि कहीं ये औरत अपने बेटे के रिश्ते के लिए तो नहीं आई। मगर जहाँ तक उसे इल्म था, इसका एक ही बेटा था और वो भी शादीशुदा, और उसके बच्चे भी थे। इतने में माँ ने आवाज़ दी कि नताशा, आकर बर्तन ले जाओ। नताशा बर्तन उठाकर किचन में लेकर जा रही थी कि उसे इस औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, बहन, मैं आपके पास एक ज़रूरी पैगाम लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी। नताशा के कान खड़े हो गए। वो तवज्जो से खामोशी से सुनने लगी। इस औरत ने बात शुरू की, बहन, आपको अपने और बेटी के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है, और इसी तरह जबरान को भी अपने और अपनी बेटी के लिए किसी मुस्तकिल सहारे की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि आप लोग इसकी बेटी को सगी औलाद की तरह संभाल रहे हैं, मगर ये सब आर्जी है, और इस तरह आप कब तक रहेंगी। शरीयत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। मोहल्ले वालों को आप लोगों की शराफत पर भरोसा है, वरना इस तरह रहना मुनासिब नहीं। इसलिए जबरान आपका और आपकी बेटी का सहारा बनना चाहता है। वो आपसे निकाह करना चाहता है, और अहले मोहल्ला भी इस बात की तायद में उसके साथ हैं। सबके मुश्तरका मशवरे से मैं आपको ये पैगाम देने आई हूँ। नताशा ने सुना तो उसके माथे पर पसीना आ गया। जल्दी से उसने गिलास में पानी डाला और गटागट पी गई। दिल घबराने लगा। तेजी से अपने कमरे में आकर बैठ गई और परेशानी से हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। अम्मा कुछ बोलने लगी तो वो औरत बोली, मैं हफ्ते बाद फिर आऊंगी, आप अच्छी तरह सोच लें, इसमें आपका ही भला है। और ये कहकर चली गई। माँ सोचों में गुम हो गई। नताशा को सख्त गुस्सा आ रहा था कि मेरी माँ किसी और की बीवी बने, मेरे अब्बू का नाम उनके नाम से हट जाए। वो बर्तन धोने लगी और बर्तनों को पटक पटक कर फेंकने लगी। माँ को समझ आ चुकी थी कि उसने ये बात सुन ली है। माँ ने सोचा उसको खुद ही बता दूं। माँ ने उसे आवाज़ देकर पास बुलाया और सारी बात बताई। वो पूछने लगी कि फिर आपने क्या सोचा है, क्या जवाब देंगी। माँ ने कहा, अभी 1 हफ्ते बाद जवाब देना है, अभी सोचने का वक्त है। नताशा ये सुनकर उठ गई। माँ उसके बदले हुए तेवर देखकर परेशान हो गई। रात को नताशा ने ठीक से खाना भी न खाया। माँ से भी न खाया गया। रात को जबरान ने ऊपर जाते हुए ऊंची आवाज में कहा कि इसने बाहर से खाने का बंदोबस्त कर लिया है, प्लीज अब आप लोग मेरा खाना मत बनाया करना। नताशा को भी इसकी आवाज आ गई। उसने बच्ची भी न मांगी। कभी वो सो भी जाती थी, वरना वो इससे मिलता था। नताशा की माँ ने सुन लिया था, मगर जवाब न दिया। माँ और नताशा अब फालतू बात न करती थीं। घर में एक खामोशी वाला माहौल था। नताशा की माँ बाप के आने पर उसे ऊपर भेज देती थी। वो ऊपर बाप के पास सोने लगी थी। वो बहुत परेशान था। उसने जो कदम उठाया था, इसमें उसे कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। नताशा की माँ अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी और हर जुमेरात को वो कब्रिस्तान जाती। अक्सर वो कभी बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता तो वो उसे नजर आती। उसने सोचा कि वो क्या करे। बहुत मजबूर है, अपनी बेटी के लिए भी और इन लोगों के लिए भी जिन्होंने उसका हर मौका पर साथ दिया। वो उन्हें किस किस पुट करे। निकाह का पैगाम भेजकर उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। वो तो हमेशा नताशा की माँ को भाभी नहीं बहन जी कहकर बुलाता था, मगर अब वो इसे इज्जत देना चाहता था कि इस तरह वो किसी नामहरम औरत के साथ नहीं रह सकता था। इनकी मदद करने और सहारा देने का इसे सिर्फ यही हल नजर आया था। वो नताशा की माँ की दिल से इज्जत करता था। कभी कभी वो इसका शौहर से शदीद प्यार देखकर हैरान भी होता था और मुतासिर भी। उससे सोच लिया था कि वो जो ये पैगाम भेज रहा है वो उनके लिए काफी तकलीफ दे बात होगी।
इसलिए इसने इस औरत को समझा कर भेजा था कि वो फौरन जवाब न मांगे, 1 हफ्ते का वक्त दे। वो तो नताशा की माँ से कभी शादी का सोच भी नहीं सकता था, मगर अब वो हालात के हाथों मजबूर हो चुका था। वो तो दूसरी शादी का भी कभी ना सोचता। अपनी बीवी से वो बहुत प्यार करता था, मगर अब इन दोनों औरतों के सहारे के लिए उसे सोचने पर मजबूर किया। वरना जब उसकी बीवी बीमार थी कि उसे लोग दूसरी शादी का मशवरा देते थे कि वक्त पर दूसरी शादी कर लो, बीवी तुम्हारी को वैसे भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। लोग उसे रिश्ते देने की ऑफर भी करते थे, कुछ उसे अपनी कंवारी बेटी तक देने को तैयार थे, मगर वो साफ इनकार कर देता। वो कहता, एक तो इसकी बीवी मौसी बीमारी की वजह से करब और तकलीफ से गुजर रही है, ऊपर से उसे और सौकन लाकर जहनी अजियत में भी मुब्तला कर दूं। बीवी की जिंदगी में क्या वो बीवी के बाद भी कभी दूसरी शादी नहीं करेगा और अपनी बेटी पर सौतेली माँ का साया तक नहीं पड़ने देगा। मगर अब हालात ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था। अगर नताशा और उसकी माँ की जिम्मेदारी न होती तो वो कभी दूसरी शादी न करता। कुछ लोगों ने नताशा की माँ से शादी करने से मना किया था कि तुम किसी जवान औरत से शादी करो जो तुम्हारे बच्चे पैदा कर सके, तुम्हारा बेटा नहीं है। वो सोचने लगा कि वो दोबारा शादी का सोच भी नहीं सकता, वो भी नताशा की माँ से, जिसे वो बहुत इज्जत से बहन जी कहता था। वो रोने लगा कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा तो इनका खर्चा सारी जिंदगी कौन उठाएगा। नताशा की शादी उसकी मजबूर बेवा माँ कहाँ से करेगी। वो किस दलदल में फंस चुका है। अगर वो किसी और औरत से शादी कर भी ले तो अगर वो अच्छी भी हो तब भी सारी जिंदगी कोई किसी को नहीं पाल सकता। मैं इन माँ बेटी को बीच दोराहे पर नहीं छोड़ सकता। उसने सोचा था कि अगर उसे जिंदगी में दूसरी शादी करनी भी पड़ी तो वो किसी बेवा या मुतलका से करेगा जो बेसहारा होगी। मगर अब भी तो वो इसी नजरिए से निकाह करना चाहता है। सब उसे बेटा न होने का एहसास दिलाने की कोशिश करते तो वो उन्हें कहता कि अगर बेटा मुझे अल्लाह ताला ने देना होता तो वो इसी बीवी से दे देता। जो बेटा ना पैदा करने पर बीवी को ताने देते हैं वो बीवी के साथ कम जुल्म, अपने आप पर ज्यादा जुल्म करते हैं। बीवी तो उनके जुल्म सहकर जन्नत कमा लेगी, मगर शौहर अपने आप को दोज़ख की आग से कैसे बचाएगा, खुदा की पकड़ से कैसे बचेगा। मेरी बेटी मेरे जीने का सहारा है। मैं नताशा और उसकी माँ का एहसान कभी नहीं उतार सकता, जिन्होंने उसे 2-2.5 साल का पाला। अब ये माशाल्लाह भी 7वें साल में लगी है और नताशा की माँ को नताशा की नकल करके अम्मी कहती है। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसे इन लोगों की जरूरत है। काश नताशा के अबू ना फोत होते तो आज मैं इस आजमाइश से ना गुजर रहा होता। कुछ लोग बाहर हमारे बारे में चेमगोइयां भी करते हैं कि ऐसी बातें भी लोगों ने की हैं कि नताशा की माँ सुने तो शायद खुदकुशी कर ले। इसने खुद अपने कानों से सुनी है कि शायद वो उसे ही सुनाना चाहते थे। उसने सोचा था कि वो इन बातों पर किसी से नहीं लड़ेगा, लड़ाई करने से भी वो बदनाम हो जाएगा। वो किसी से लड़ना नहीं चाहता, लड़ाई झगड़ा उसकी फितरत में शामिल नहीं। वो काफी देर रोता रहा। बच्ची को अब ज्यादा अपने पास रखता था, उसको खुद कुछ न कुछ बना कर देता। बच्ची नीचे जाने की जिद भी करती तो वो इसे मोबाइल पर कार्टून लगाकर बहला देता। वो नहीं जानता था कि नताशा की माँ क्या फैसला करेगी। वो आजकल अपने पार्टनर से कहकर घर बैठा हुआ था। वो ये भी सोच रहा था कि नताशा की माँ गुस्से से बच्ची को उसके हवाले कर दे, फिर वो बच्ची को कैसे संभालेगा। इसलिए वो इसे आदत डालना चाहता था कि अगर बच्ची को उनके बगैर रहना पड़े तो उसे दिक्कत ना हो। उसने बच्ची का सारा सामान ऊपर मंगवा लिया था। बच्ची को गर्मियों की छुट्टियां थी, वरना स्कूल छोड़ने में मसला ना होता। वापसी का मसला था, या तो उसे वैन लगवानी पड़ती या उसे इतने दूर प्रॉपर्टी के ऑफिस से आना पड़ता। कुछ लोग उसे कहते कि तुमने इन माँ बेटी की सारी जिंदगी का ठेका तो नहीं ले रखा। हजारों औरतें ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जो बेसहारा हैं, मगर वो अपना निजाम चला रही हैं। वो औरत तो वैसे भी मेहनती औरत है, जैसे तैसे अपना गुजारा चला सकती है। तुम किसी जवान औरत से शादी करो और औलादे नरीना पैदा करो। मगर वो ना मानता। वो सारी रात रोता रहता कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इस आजमाइश से निकाल, मेरे लिए आसानियां पैदा कर। मेरी नीयत किसी के लिए भी बुरी नहीं है, मैं हर किसी के लिए भला सोचता हूँ। या अल्लाह तू नीयत का हाल जानता है और नीयत का ही सिला देता है। वो हिचकियों से रोता रहा। एक दिन रह गया था हफ्ता पूरा होने में। इन लोगों की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। नताशा को जिब्रान पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि वो कौन होता है मेरे बाप का नाम मेरी माँ के नाम से जुदा करने वाला। उसे माँ पर भी गुस्सा आता था कि माँ ने उस औरत को आगे से डांटा क्यों नहीं, जिब्रान को गिरेबान से पकड़कर बेइज्जत क्यों नहीं किया। क्या माँ भी यही चाहती है? क्या वो मेरे प्यारे बाप को भूल चुकी है इसलिए कि मेरा बाप गरीब था और ये पैसे वाला है? क्या मेरी माँ मेरे बाप को भूल जाएगी जो हर जुमेरात को उसकी कब्र पर जाकर पढ़ाई करती है, उससे बहुत प्यार जताती है? उस जुमेरात को भी वो गई थी और देर तक रोती भी रही है। उसने माँ से फालतू बात करना छोड़ दी थी। माँ भी उसे नहीं छेड़ रही थी। वो इसका दुख समझती थी। वो एक बड़ा फैसला सोच करके बैठी हुई थी
और मुतमईन थी। वो जानती थी कि उसका फैसला सही है, मगर अभी उसने अपने इस फैसले का नताशा को नहीं बताया था। वो जानती थी कि इसका इस फैसले के बारे में क्या रद्द-ए-अमल होगा, मगर वो जब वक्त गुजरेगा तो वो समझ जाएगी कि उसका फैसला दुरुस्त था। अगले दिन कुछ अहले मोहल्ला बाहर जिब्रान से मिलने आए तो जिब्रान बाहर उनसे बातें कर रहा था। बच्ची सो रही थी। नताशा बाहर आकर इन लोगों से बोली कि इस शख्स ने मुझे छेड़ा है, ये मेरी माँ से शादी भी मेरी वजह से करना चाहता है। वो लोग उसे मारने पीटने लगे। माँ जो बेटी को बाहर जाते देखकर पीछे आई थी, उसने जब बेटी की बात सुनी, बेटी अंदर चली गई। माँ ने लोगों को डांट कर मना किया और जिब्रान से माफी मांगी कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, मैं इस शख्स की गवाही देती हूँ। एक आदमी बोला, अब आप अपनी बेटी का निकाह इससे पढ़वा दें, यही इसकी झूठ की सजा है। नताशा की माँ बोली, जिब्रान, मेरा शौहर तुम्हें नताशा का रिश्ता देना चाहते थे, मगर मैं नहीं मानती थी, मगर अब समझती हूँ कि तुमसे बेहतर इसके लिए कोई नहीं होगा। अगर तुम इसे माफ कर सको। सब लोगों ने इससे माफियां मांगी। जिब्रान ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है। नताशा सोच भी नहीं सकती थी कि आज वो निकाह करके जिब्रान के कमरे में बैठी हुई है। अभी वो कमरे में आएगा तो न जाने अपनी बेइज्जती की उसे कैसी सजा देगा। माँ ने अपने गले पर छुरी रखकर उसे निकाह के लिए राजी किया था। जिब्रान काफी देर बाद कमरे में आया। उसके हाथों में कुछ शॉपर्स थे। जिब्रान ने उसे सलाम किया। वो बड़ी हैरान सी हो गई। जिब्रान ने पास आकर एक सोने का सेट डब्बा खोलकर उसे दिया और कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे बड़ी उम्र के शख्स के साथ तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा इसमें कोई कसूर ना था। तुमने जल्दबाजी करके अपनी माँ को मजबूर कर दिया और मुझे भी। मेरी नीयत तुम लोगों के लिए बुरी ना थी। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब हम एक मुकद्दस बंधन में बंध चुके हैं। अब तुम्हें अपनी दुखी बेवा माँ के लिए मुझे कबूल करना पड़ेगा। नताशा तो इतना प्यारा सेट देखकर ही पिघलने लगी थी। वो बोला, हर लड़की के दिल में 100 अरमान होते हैं कि उसकी शादी धूमधाम से हो, मगर मैं वलीमा होटल में करूंगा और तुम दुल्हन बन के पार्लर से तैयार होगी। इसके बाद हम घूमने शमाली इलाका जात की सैर को जाएंगे, मगर शर्त यह है कि सब जाएंगे, तुम्हारी अम्मी और हमारी बेटी भी। अगर तुम नहीं चाहती तो इनका कोई पीछे बंदोबस्त करके जाना पड़ेगा। कल गाड़ी भी आ जाएगी। वो बोली, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं हैं? क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसने उसके हाथों को प्यार से पकड़कर कहा, तुमने अपने वालिदैन की मोहब्बत में नादानी में ऐसा किया, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। जब तुम्हारी अम्मी ने मौके पर ही आकर क्लियर कर दिया था और लोगों के आगे मेरी पोजीशन साफ हो गई थी। वो कुछ खाने की चीजें भी लेकर आया था और कह रहा था कि मैं दोस्त के जिम्मे होटल और पार्लर का जिम्मा लगा आया हूँ, 1 हफ्ते में सब हो जाएगा। कल हम शॉपिंग पर जाएंगे, तुम अपनी पसंद से वलीमे का सूट और अपने और सबके लिए जोड़े, जूते और मेकअप वगैरह खरीद लेना। वो खुश होने लगी। नताशा सोच भी नहीं सकती थी कि जिब्रान इतना अच्छा शौहर साबित होगा और वो उसके साथ इतनी खुश रहेगी। उसका धूमधाम से शादी करने का भी अरमान पूरा हुआ। जिब्रान 3 पीस सूट में बहुत यंग और स्मार्ट लग रहा था और वो उसे देखती रह गई। दुल्हन बनी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी और अपनी किस्मत पर रश्क भी कर रही थी। जी भरकर शॉपिंग की, सैर सपाटे किए, एक बेटे की माँ भी बन गई। जिब्रान उसकी बहुत कदर करता और वह जवाब में उसकी बेटी पर जान देती। माँ मुतमईन और खुश थी, इन बच्चों के साथ लगी रहती। जिब्रान इनकी बहुत इज्जत करता। खुशियाँ अब इस घराने का मुकद्दर बन चुकी थीं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।